22 अप्रैल की दोपहर को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। कौन सा विदेशी नेता है जिसका इस आतंकी हमले के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी के पास फोन आया और बात क्या हुई? फिर अगले रोज 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस इसकी जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में क्या फैसले लिए गए? सिंधु जल संधि को होल्ड पर डालने की वजह क्या थी? और ये जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है फायरिंग रोकने की, इसके बाद भी भारत उस पर विचार के लिए राजी क्यों नहीं है? 50 और 60 के दशक में जो डिस्कशन हुए, 1960 के बाद के जो क्लॉज हैं वो भारत के लिए कैसे अवरोधक थे? इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर और आर्बिट्रेशन के लेवल पे उस पे क्या काम हो रहा है? ऐसे कई सवाल हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या कहकर गुहार लगाई? क्यों उन्हें अपने रनवेज की नए सिरे से सीमेंटिंग करने पड़ी? भारत ने किसको कहा उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला दागा जाएगा, यानी यदि वहां से फायर होगा तो यहां से आर्टिलरी फायर होगा। ऐसे कितने ही सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम सब कोशिश कर रहे हैं और अब इनमें से कुछ सवालों के जवाब सरकार के भरोसेमंद और उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ये पूरी बातचीत इंडिया टुडे की एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्शन की एडिटर गीता मोहन की रिपोर्ट पर बेस्ड है। 3 बिंदु हैं जिस पर भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की। 3 खांचे, 3 वर्टिकल, 3 कॉलम समझ लीजिए आप। पॉलिटिकल, मिलिट्री और साइकोलॉजिकल। अब इसमें पॉलिटिकल में क्या क्या आता है? दुनिया भर में उसको एलिनेट करना, ये आता है पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल फैसलों में आते हैं आर्थिक ब्लॉकेज से जुड़े हुए फैसले, चाहे आईएमएफ के सामने ऑब्जेक्शन करना हो या फिर सिंधु जल संधि को होल्ड पर डालना। दर्शक याद रखें, ये संधि कभी भी होल्ड पर नहीं डाली गई और ये क्यों जरूरी है लॉन्ग टर्म में भारत के लिए। यदि आप देश का नक्शा देखें, जम्मू कश्मीर के, पंजाब के इलाके का नक्शा देखें, सिंधु और उसके साथ की नदियां देखें, झेलम, सतलज, चिनाब, ब्यास, ये सब देखें, तो आपको पता होगा कि जो पूर्वी नदियां हैं वो पाकिस्तान को दी गई थी ज़्यादातर पानी के इस्तेमाल के लिए और पश्चिमी तरफ की नदियां हमारे पास आई थी। हम कई जगहों पर बांध बनाने की या दूसरे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जल संधि ऐसी थी कि हर बार पाकिस्तान अड़ंगा लगाता था और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को डिले कर देता था। उस समय की जो शर्तें थी वो भी बाधा बन रही थी। इसलिए अब जरूरत है कि नए सिरे से यदि कभी ये संधि बहाल होगी तो भारत की शर्तों पे हो और किसी भी किस्म की मध्यस्थता की जरूरत न पड़े, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक हो। ये एक बड़ा फैसला था। इसके बाद मिलिट्री के लेवल पे क्या फैसला हुआ? 1 मई को मार्क रूबियो जो हैं विदेश मंत्री, उनको स्पष्ट कर दिया गया भारत की तरफ से कि हम टेररिस्ट पैड्स पर अटैक करेंगे। ये हमने तय कर लिया। याद करिए, 6-7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन 1 मई को ही अमेरिका समेत कुछ जिम्मेदार और इस पूरे घटनाक्रम के लिए फिक्रमंद देशों के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को इसके बारे में बता दिया गया था। इसके बाद टारगेट सिलेक्शन की बात आई तो भारत को ध्यान आया कि हिसाब सिर्फ पहलगाम के आतंकी हमले का नहीं लेना है। क्या क्या हिसाब बाकी हैं? IC-814 की किडनैपिंग, उसके बाद आतंकवादियों का रिहा किया जाना, देश की संसद पर हमला, 26/11 में मुंबई पर हमला, जम्मू कश्मीर की असेंबली पर हमला, हमारे आर्मी कैंप्स पर फिदायीन हमले, ऐसी एक लंबी फेहरिस्त थी। और उसके बाद 3 आतंकवादी संगठन हैं जिनको पिन पॉइंट किया गया, जिनके नाम हैं जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन जिसे सैयद सलाहुद्दीन ने शुरू किया 1989 में, उसके बाद लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जिसके मुखिया हैं हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर। तो इनके हेडक्वार्टर्स के बेस पर बहावलपुर जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मुरीद के जो कि लश्कर ए तैयबा का क्वार्टर है और मुजफ्फराबाद जो हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ता है। मेन था कि इन 3 पर प्रिसीजन स्ट्राइक करना है, इनको ध्वस्त करना है।
आपको ध्यान होगा, हरकत-उल अंसार एक संगठन हुआ करता था, आतंकी संगठन, और इसी आतंकी संगठन में था मसूद अजहर। इसी दौरान ये भारत आया था, इसने प्लानिंग की थी और ये गिरफ्तार हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद वाला जो विवाद था, ये वहां पर भी किया था। इसका मेन काम था जेकेएलएफ, जो एक चरमपंथी संगठन था जम्मू कश्मीर का, उसको डिस्क्रेडिट करना, क्योंकि जेकेएलएफ इंडिपेंडेंट कश्मीर की मांग करता था और जैश ए मोहम्मद कह रहा था कि कश्मीर समेत तमाम जो सूबे हैं वो एक इस्लामिक छतरी के नीचे आए। जेल में ही इसकी उमर शेख से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। ये वही उमर शेख है जिसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमरीकी पत्रकार डैनियल पर्ल की बर्बर हत्या की थी। इसके अलावा इसमें रऊफ भी शामिल था, वही रऊफ जिसे भारत ने न्याय दिया, मार गिराया, और इसीलिए डैनियल पर्ल के परिवार समेत एक बड़े अमरीकी तबके ने इस पर खुशी जताई थी। IC 814 को बंधक बनाए जाने के बाद इन आतंकवादियों की रिहाई हुई थी और उसके बाद मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की थी और उसके बाद से कश्मीर समेत कई इलाकों में फिदायीन हमले, सुसाइड अटैक शुरू हो गए थे और इसलिए बहावलपुर का चुना जाना बहुत ज़रूरी था, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और पाकिस्तान की सेना की सरपरस्ती में ये चल रहा था। दूसरी जगह थी मुरीद के, जो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद का हेडक्वार्टर था, और तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया, हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि सैयद सलाहुद्दीन का हेडक्वार्टर था। एम ये था कि बहुत क्लियरली पता चले कि भारत कहाँ स्ट्राइक कर सकता है, और इसीलिए तीसरा वेक्टर, तीसरा कॉलम आता है साइकोलॉजिकल का, कि कोई ये ना समझे कि वो एलओसी में है, एलओसी के उस पार है, तभी वो हमारे जवाबी हमले की जद में आ सकता है। यदि तुमने भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि की है तो तुम दुनिया में कहीं भी हो सुरक्षित मत महसूस करना। ये मत सोचना कि मैं भूगोल में बहुत दूर आ गया हूं तो मुझे वर्तमान से इतिहास बनने में देर लग सकती है। ये मैसेजिंग बहुत क्लियर थी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के हिसाब से। इसके बाद भारत ने अपने स्तर पर पाकिस्तान की जो आतंकवाद रोधी छवि है उसको पुष्ट करने के प्रयास किए। आपने गौर किया होगा कि बहावलपुर और मुरीदके में जो आतंकवादी मरे, उनके जनाजे को लीड कर रहे थे ग्लोबल टेररिस्ट, और वहां पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के मुखिया पहुंचे हुए थे मुरीदके में और कई जगहों पर। और उन तस्वीरों को पूरी दुनिया की बिरादरी के सामने रखा गया है ताकि ये बताया जा सके कि पाकिस्तान कहता कुछ है FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए, या भारत हमको सता रहा है कोरोना रोने के लिए, पर इसकी हकीकत कुछ और है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी किस्म की आतंकवादी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और एक्ट ऑफ वॉर में क्या होता है, भारत अपने सभी तरह के विकल्पों का, सैन्य विकल्प, आर्थिक विकल्प, राजनयिक विकल्प, उनका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। उसे कोई वजह देने की जरूरत नहीं है दुनिया को, वैश्विक संस्थानों को, कि हम इस वजह से कर रहे हैं। वजह साफ है, टेररिज्म हुआ है इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट कर दी गई। और एक निर्देश दिया गया सेना को, एक शब्द इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है हेल फायर, मतलब इतना गोला बारूद बरसाओ कि दुश्मन को नरक की यातना महसूस हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमारी एयरफोर्स ने बार बार हम ये कह रहे थे कि हम डीएस्केलेशन के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप अपनी गतिविधियां रोको, क्योंकि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, जो कि है 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। लेकिन जब नहीं माना गया तब किस तरह की कार्रवाई हुई। रहीम यार खान, उनका एक बड़ा एयरफोर्स सेंटर है जिसके रनवे को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। चकलाला एक सेंटर है और वहां पे जो हुआ वो हमने वीडियोस में देखा ही। उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन या मिसाइल के जरिए जो हमले किए उनको निष्फल कर दिया गया। और उसके बाद 10 तारीख को DGMO की पास एक कॉल आई। उस समय DGMO एक कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने कॉन्फ्रेंस से बाहर आके रिस्पॉन्ड किया। क्या किया DGMO ने रिस्पॉन्ड ये किया कि पाकिस्तान की तरफ से यदि सीज फायर आता है तो क्या आप इस पर बातचीत के एक्ट करने के इच्छुक हैं। हमारी तरफ से कहा गया कि हम पहले ही कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर चुके हैं, अब जो आप कार्रवाई करेंगे हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जब आप रुक जाएंगे उसके बाद जवाब देके हम भी रुक जाएंगे। और तभी ये लाइन चलेगी कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। तुम राइफल की गोली मारोगे, LMG MMG मारोगे, तो हम यहां से आर्टिलरी फायर करेंगे, तोप का फायर करेंगे। इन सब के बाद बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने से पहले कुछ चीजें स्पष्ट कर दी गई। कश्मीर समेत कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिस पर बातचीत की जा सकती है। बातचीत किस पर की जाएगी, आतंकवाद को किस तरह से पाकिस्तान
पोषित कर रहा है। लेकिन इन सब के दौरान ऐसा नहीं कि भारत सिर्फ पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रहा था या सिर्फ अमेरिका के संपर्क में था। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो एक चीन को छोड़ के जो परमानेंट मेंबर है या पाकिस्तान जो टेम्परेरी मेंबर है, उसके अलावा सभी देशों को लगातार ब्रीफिंग दी जा रही थी, लगातार प्रूफ दिए जा रहे थे। चीन को बहुत बाद में इंगेज किया गया और वो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लेवल पे इंगेज नहीं किया गया और उसके नीचे के लेवल पे चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया, एनएसए ने कर दिया या एम्बेसडर्स ने कर दिया। इसके अलावा पूरी दुनिया की बिरादरी को बताया गया कि जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है 2023 से जो एक्टिव है, पाकिस्तान किस तरह से उसको सहयोग मुहैया करा रहा है। इसके बाद अमेरिका का एंगल आता है। सबसे पहले अमेरिका की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात तब की जब वो सऊदी अरब में थे, वहां से कॉल आनी शुरू हुए। उसके बाद एस जयशंकर की मार्क रूबियो से 1 मई को बात हुई और जयशंकर ने उन्हें क्लियरली बता दिया कि हम आतंकवादी ठिकानों को हर हाल में निशाना बनाएंगे, टेरर टारगेट जो हैं उन पर हमला किया जाएगा। बिल्कुल साफ इंडिया की पॉलिसी, यू हिट अस वी विल हिट यू बैक एंड मोर स्ट्रांगली। इसके बाद पाकिस्तान जो कारगिल के ज़माने से कर रहा है कि पहले आतंकी गतिविधि करता है, घुसपैठ करता है, सेना को लगाता है और जब पिटाई शुरू होती है, और इससे मुझे एक अपनी उरई की कहानी याद आ रही, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पिटाई शुरू करता है तो दौड़ के अमेरिका के पास जाता है। बहरहाल ये डिप्लोमेटिक कार्रवाई आगे बढ़ती है और उसके बाद जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उनका कॉल आता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री साफ कह देते हैं आतंकवादी ठिकानों को हर हाल में नष्ट करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा तो हम पलट कर दुगनी चौगनी तेजी से कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वांस की बात होती है, रूबियो की बात होती है आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर ये पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष, और आप गौर करिए कि वहां पर एक चुनी हुई सरकार है लेकिन अमेरिका को एक फौजी जनरल से बात करनी पड़ती है। भारत की डेमोक्रेसी की तरह नहीं है जहां पे एक सिविलियन हेड होता है सरकार का। उसके बाद जयशंकर को फोन आता है, रूबियो का, विदेश मंत्री का, और वो जयशंकर को कहते हैं कि पाकिस्तानी फायरिंग रोकने के लिए, जवाबी हमले रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अगर भारत राजी हो जाए तब सहमति बन सकती है। जयशंकर कहते हैं कि ठीक है, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई कर चुके हैं, हम अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तान कहता है कि एनएसए बात करेगा, लेकिन एनएसए और एफएम लेवल की बात नहीं होती है, डीजीएमओ लेवल की बात होती है, यानी जो मिलिट्री के हेडक्वार्टर हैं उनके डीजी के लेवल की बात होती है। इंडिया का संदेश साफ है कि अगर हमें पाकिस्तान से बात करनी है तो 2 विषयों पर बात करनी है, 3 विषयों पर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी, आतंकवादियों पर कार्रवाई और जो आतंकवादी जीवित हैं उनकी भारत में वापसी। इसके बाद बातचीत शुरू होती है डीजीएमओ के लेवल पे। पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से कॉल आता है और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करने की तैयारी होती है। ज्वाइंट स्टेटमेंट मतलब वहां से वो रिलीज करेंगे, यहां से हम। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर पहले कैसे डाल दिया? भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से यह खबर लीक कर दी गई कि हम अमुक समय पर इतने बजे अपने इस जो एक फायरिंग को रोकने की सहमति बनी है, अंडरस्टैंडिंग, हमने सीज फायर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, उसको पब्लिक करने जा रहे हैं। और फिर जो अमेरिका के पीआर मैनेजर्स हैं वो फटाफट ट्रंप को राजी करते हैं और वो तुरंत ही इस चीज़ को पब्लिक कर देते हैं, बिकॉज ही इज नॉट ही नेवर बिहेव्स लाइक अ सीजन्ड सटल डिप्लोमेट और हेड ऑफ स्टेट। पॉलिसी के एक्ट पे बार बार बता दिया गया है कि भारत बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सीज फायर शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? क्योंकि ये एक नया नॉर्मल है। सीज फायर पहले भी रहा है और बार बार पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन होता रहा है, ड्रोन वायलेशंस भी हो रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि फिलहाल एक अंडरस्टैंडिंग है टू स्टॉप द फायर। एक चीज़ और, एक 1267 कमेटी होती है जो ग्लोबल टेररिस्ट कौन होंगे, उनके आर्थिक स्रोत क्या हैं, इन सब के बेस पर कार्रवाई करती है। इसकी मीटिंग है जहां पे हम पहलगाम के आतंकी हमले और बाकी कार्रवाइयों को लेकर जा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। एक बात और, जब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि साहब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, तो हमने बता दिया कि हम इन गीदड़ भक्तियों से नहीं डरते हैं और उनके न्यूक्लियर ठिकाने भी भारत के रेंज के अंदर आते हैं। जब पाकिस्तान को अपनी एयरबेस की, अपनी एयर पट्टियों की मरम्मत पर उतारू होना पड़ा, तब जाके उनकी तरफ से कॉल आई और फिर उनके अमरीकी आकाओं ने भारत से संपर्क किया। अब हमारे उरई की कहानी।
एक निहायत ही बदमाश किस्म के नेता हुआ करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनका नाम बल्ला चौधरी था। बल्ला चौधरी क्यों? बताया जाता है कि जब वो नए-नए चोर चक्के थे तब उनकी बल्ले से कोतवाली में कुटाई हुई थी और उसके बाद से उनका ये नाम पड़ गया। समय-समय की बात है, बल्ला चौधरी एक चुनाव जीत गए, एक जनप्रतिनिधि बन गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी हरकतें नहीं रुकी और शहर के सारे जेबकतरे और जुआरी अभी भी उनको ही रिपोर्ट किया करते थे और पुलिस में भी एक दरोगा से उनको संरक्षण मिला हुआ था। एक दफा क्या हुआ कि जुए के पैसों के बंदरबाट में, ये अब से 10-15-20 साल पहले की बात है, जुए के पैसों के बंदरबाट में झगड़ा हो गया और दरोगा की कुटाई हुई। अब दरोगा के अधिकारियों को पता था कि साहब कुटाई क्यों हुई है, लेकिन दरोगा को लगा कि हमको न्याय मिलना चाहिए। तब बल्ला चौधरी गांधी जी की मूर्ति के नीचे पहुंचे तो शहर भर को उत्सुकता हुई कि ये तो एक नंबर का छटा हुआ पाजी है, बदमाश है, ये क्यों रोना रो रहा है और इसके साथ कौन पहुंचेगा? तो वहां देखा गया कि शहर भर के जेब कतरे और शहर भर के जुआरी गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए थे और कह रहे थे न्याय दो। अगली दफा जब आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के किसी मंत्री का बयान देखें जो ये कह रहा हो कि हाफिज सईद समेत तमाम लोगों की मदरसे हमारी सेकंड लाइन ऑफ कमांड हैं, तो आप तमाम जेब कतरों, उचक्कों और उनकी रहम की दुहाइयों के इस वाक़ये को ज़रूर याद करिएगा। ललन टॉप की इस पेशकश में इतना ही। शुक्रिया।